हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए, क्योंकि अब ये नया सब्जेक्ट है, न्यू वर्ड्स हैं, तो वोकेबलरी वर्ड्स हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे अकाउंटेंसी में यूज़ होने वाले हैं, हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, नेसेसरी रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जानना चाहेगा कि एंड ऑफ द ईयर उसके कितने प्रॉफिट्स हैं, उसके क्या लॉस है, उसको कितना पैसा किसी को बाहर देना है, कितना पैसा उसको लेना है, उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद उसको अब एंड ऑफ द ईयर उसके बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये सब जानने के लिए उसको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको अकाउंटिंग के वर्ड्स यानी कि उनके वोकेबलरी वर्ड्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम कुछ लेन देन करते हैं, कुछ कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी तो बिज़नेस होगा, है ना। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें, जिससे बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है। और जब वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। किसी न किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा ही आएगा। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये दो टाइप्स की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती है। ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट है अकाउंट। अब अकाउंट तो हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअल प्रैक्टिस में इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स ऑफ लाइक नेचर, लाइक यानी कि एक जैसे नेचर को हम अलग अलग से लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। जैसे एक ही तरह की ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह पर ऐड कर रहे हैं या हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट एक रिकॉर्ड रखना है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अकाउंटिंग में हम एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाते हैं, हर एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड बनता है, वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, कुछ भी है। ठीक है, अब जैसे मान लो घनश्याम का अकाउंट, राम का अकाउंट, अकाउंट ऑफ मशीनरी, सैलरी, रेंट, हर वर्ड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे लाइक हमने कोई रिपेयर्स किया है मशीनरी में, किसी एसेट में, तो रिपेयर्स अकाउंट भी हमें ओपन करना है। ठीक है, हमने चेक इशू किया है तो बैंक अकाउंट, मतलब हर एक अकाउंट, कैश से पेमेंट किया है, कैश अकाउंट, किसको पेमेंट किया है, राम को, शाम को, रेंट पे किया है, सैलरी, कमीशन पे किया है, कमीशन रिसीव हुआ है, डिस्काउंट दिया है, लाइक ईच एंड एवरी अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता है। तो अकाउंट का मीनिंग क्या है, जो हम इनको, जो एक तरह की आइटम्स को हम एक प्रॉपर वे में हम लिखते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो अकाउंट होता है। अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट होता है, राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट होता है। हेयर इज़ अ पिक्चर, हेयर इज़ अ परफॉर्मर। डेबिट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे DR, इसका एब्रीविएशन है क्रेडिट CR। जैसे कैश अकाउंट अगर हम खोल रहे हैं तो कैश अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड का है, ये हमारा क्रेडिट साइड का है। डेबिट साइड, अब ये हम नेचर पढ़ेंगे, कौन सा डेबिट होने वाला है इसका पूरा हम पढ़ेंगे, जो हमारा बाद में आगे चलेगा। पहले हम अकाउंट का मीनिंग देख लिया, अब आ जाओ कैपिटल। अब कैपिटल, इट्स कैपिटल जो बिजनेसमैन, ओनर, प्रोप्राइटर जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो उसकी कैपिटल है। अच्छा, ये कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है। अगर वो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस, अगर कोई वो लैंड का यूज़ करता है, लैंड उसमें मतलब लगाता है और कोई गुड्स वगैरह लगाता है, तो वो भी एसेट, वो भी कैपिटल है। यानी कि कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकती है। ठीक है, ये लेकिन अब जब तक तो मेरे पास थी, मैंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था तो मेरी है, बट जब मैंने इसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया है तो ये बिज़नेस की हो गई है। लेकिन ये बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी हो जाती है टूवर्ड द प्रोप्राइटर, यानी कि ऑनर के लिए। मैंने लगाया तो मेरे लिए, मेरे को बिज़नेस को मुझे देना है ना, तो उस बिज़नेस के लिए टूवर्ड्स मी एक लायबिलिटी हो जाती है। तो इसको हम एक लायबिलिटी कंसिडर करते हैं और इसको हम लायबिलिटी वाली साइड में ही लिखते हैं, लायबिलिटी वाले रूल्स ही इसमें हम अप्लाई करते हैं।
दिस इज़ सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज़ अ सेपरेट। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर जो है अब वो अलग हो जाता है, अब वो उसकी एंटिटी बिजनेस एंटिटी से अलग हो जाती है। ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल को अगर हम वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले टोटल एसेट्स ले लेंगे। टोटल एसेट्स में फिक्स भी होंगी, करंट भी होंगी, है ना। तो उनको हम ऐड करके उसमें से लायबिलिटीज़ हम माइनस कर देते हैं। लायबिलिटीज़ यानी कि जो हमने लोगों को पे करना है, बाहर के लोगों को पे करना है, तो कैपिटल आ जाएगा। यानी कि अब जैसे बिजनेस में कैश है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर्स हैं, तो देखो ये सारे तो हमने ऐड कर दिए, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। अब क्रेडिटर तो आउटसाइडर होगा, जो हमने बाहर पैसा देना है, उसको माइनस कर देंगे। तो इन सब के टोटल में से 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,80,000 वुड बी द कैपिटल। ठीक है। कैपिटल एक तरह से नेट वर्थ होती है, नेट एसेट्स भी बोलते हैं इसको। अब ड्राइंग, एक कोई वो ड्राइंग नहीं है जो हाथ से ड्राइंग किया जा रहा है। तभी मैंने बोला ना, ये वोकेबलरी है जिसमें आपको वर्ड के मीनिंग्स पता होने जरूरी है जो हम यूज़ करेंगे। ड्राइंग का मीनिंग है जब कोई कैश या गुड्स या कुछ भी अगर मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में विड्रॉ करता है, बिज़नेस में से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जो अपने प्राइवेट पेमेंट्स करता है तो ठीक है, इसको ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब उसकी कैपिटल उसने पहले लगाई बिज़नेस में। अब लेकिन अगर उसको पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं तो हम उसको ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं और कैपिटल में से माइनस भी कर देते हैं। लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, लायबिलिटी एक तरह से जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती है। जैसे हमने ऊपर देखा था, कैपिटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि जो हमारी अपनी असेट्स हैं उसमें से जो हमने आउटसाइडर्स को पे करना है माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब ऐसे ही लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटीज़ जो एक्सटर्नल है, जो हमने बाहर लोगों को पे करनी है। अब लायबिलिटीज़ जैसे इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ये लायबिलिटी तो है लेकिन दैट इज़ द इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये प्रोप्राइटर को पे करेंगे। जो भी बिजनेस में हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं ना, वो कैपिटल में ऐड करते रहते हैं। तो ये सारा कैपिटल में ऐड करने के बाद ये मालिक का है, ऑनर का है, तो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है, बट इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि बाहर नहीं जाने वाला, ये मालिक का ही है। लेकिन अब ये जो बाहर हम लोगों को पे करेंगे, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गए, ये बैंक को अगर हमने कोई लोन लिया है वो सब हमने पैसा चुकाना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। अब लायबिलिटी जो होती है ना, वो भी दो टाइप की होती हैं। जैसे लॉन्ग टर्म, यानी कि जो हमने अभी हमने कहा ना, हमने लोन लिया तो बाहर वाले लोगों को पे करना है, यही लोन लंबे समय के लिए लिया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और अगर छोटे समय के लिए लिया जाता है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम उनको करंट लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। लॉन्ग में जो हम जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उसमें कंसिडर करते हैं, उसमें उस कैटेगरी में डालते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ जो हम छोटे लोन्स लेते हैं, जैसे बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो वो करंट लायबिलिटी होता है। हमने अगर कहीं से उधार माल ले लिया है तो वो थोड़े टाइम में हमने पे कर ही देना है ना, कुछ महीनों के अंदर पे कर ही देंगे, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। असेट्स, लायबिलिटीज़ तो पेमेंट करना है बाहर का, असेट्स जो हमारी अपनी है, जैसे आपके घर में आपका जो अपना मकान होता है दैट इज़ योर एसेट, है ना। आपकी गाड़ी है, मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सब आपके एसेट्स, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, ये सब आपकी एसेट्स होती हैं। तो इसी तरह से बिज़नेस की भी उनकी एसेट्स होती हैं, जो वो खुद उनका अपना पोजीशन होता है, जो इवन अगर उन्हें दूसरे से पैसा अगर लेना भी होता है ना तो वो भी असेट होता है, उसको भी असेट माना जाता है। अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन द फ्यूचर, अगर उसको फ्यूचर में उससे कुछ बेनिफिट भी होने वाला होता है ना तो वो भी एसेट होता है, क्योंकि वो उसका अपना है। ठीक है, अभी मिला नहीं है, अपना है, मिलेगा उसको, तो वो भी एसेट माना जाता है। ठीक है। तो अब जैसे कैश बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर है तो ऐसे ही बिजनेस एंटरप्राइज में जो फर्नीचर है वो तो उसकी एसेट है, स्टॉक है, माल पड़ा है मेरे पास, वो मेरी एसेट है, मतलब मेरे बिजनेस की एसेट है। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल जहाँ से मैंने बोला ना फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मनी ओइंग बाय डेटर्स, ये सब एसेट्स हैं। अब एसेट्स भी दो टाइप की होती हैं, नॉन करंट यानी कि जो हम फिक्स एसेट्स लेते हैं ना, जैसे मशीनरी अगर हमने एक बार ले लिया है तो हम उसको
4-5 साल 10 साल हम उसको चलाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, 7-8 साल। बिल्डिंग, लैंड, ये सारी फिक्स एसेट्स होती हैं जो नॉन करंट में आती हैं। इसके अंदर भी टेंजिबल होती हैं विच कैन बी टच्ड, सीन, जिसको हम देख सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ये तो टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगी। अब जिनको हम टच नहीं कर सकते बट वो हमारी एसेट्स हैं, तो वो इनटेंजिबल में आ जाएंगी। जैसे हमारी गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें टच नहीं कर सकते हैं बट ये हमारी अपनी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब पेटेंट क्या होता है? अब पेटेंट मतलब होता है नो हाउ, हमारी एक नो हाउ, हमारा एक, जिसकी वजह से हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी एक पहचान है, दैट इज़ अ पेटेंट, वो हमारी एसेट है। बट ये इंटेंजिबल है, इसको टच नहीं कर सकते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों को लिया जाता है, इसलिए फिक्स एसेट्स को हमने क्लासीफाई किया है टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब आ जाओ करंट एसेट्स। जैसे हमारी करंट लायबिलिटीज़ थी ना शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे ही कुछ करंट एसेट्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ना, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ही वो रिलीज़ हो सकती हैं। जैसे अगर मैंने कहीं उधार माल बेचा है, मुझे उससे पैसा मिलेगा, तो वो सालों साल तक का उधार नहीं है, वो विद इन अ ईयर उनको हमने रिलीज़ करना है, उनसे हमने पैसा ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म होते हैं, डेटर्स होती हैं, इनको शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं। ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, ये हर साल का चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसको एक साल के अंदर अंदर हमें रखना पड़ता है, मतलब एक साल के अंदर अंदर इनको रिलीज़ करना पड़ता है, आई मीन। अब जैसे कि तीसरा हमारे पास है फिक्टिशियस नॉमिनल एसेट्स। अब ये एसेट्स हैं, फिक्टिशियस हैं, ये ना, जैसे कुछ एसेट्स होती हैं जो कैश में रिलीज़ नहीं कर सकते, उनको कोई फर्दर बेनिफिट तो नहीं हो सकता, बट फिर भी ये हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये हम नॉमिनल एसेट्स में लेते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब आ जाओ कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स, देखो रिसीप्ट्स होती है जो हमें मिलता है, जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। लॉटरी लग गई, रोज़ लग रही है नहीं ना। अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेच दी, मशीनरी बेच दी, तो हम रोज़ नहीं बेच रहे, तो हमारी एसेट थी, हमने बेच दी, उससे जो पैसा आया वो हमारा कैपिटल रिसीप्ट होगा, क्योंकि वो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। और जो डे टू डे सेल परचेज़ वगैरह होता है ना, वो हमारी रेवेन्यू होती है। अगर मैं डे टू डे हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, तो वो तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि कैपिटल रिसीप्ट जो होती हैं, ये एक तरह से हम इनको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के उसमें देखेंगे, यानी कि बैलेंस शीट के उसमें डालेंगे हम लोग, और रेवेन्यू रिसीप्ट इसको प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें डालेंगे। वैसे रिसीप्ट्स हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, और ऐसे ही कैपिटल रिसीप्ट्स हैं तो फिर ये लायबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट की। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपने क्या समझना है, कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं जो रेगुलर मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स, हमने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिक्स एसेट हमने बेच दिया है, उसकी वजह से अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पैसा लगा रहा है, तो शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स इन केस ऑफ अ कंपनी, हमने कोई लोन लिया, लोन लेने से पैसा आ जाता है, लेकिन लोन हम एक बार साल में ले लेते हैं ना जैसे, तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती है, क्योंकि मोर देन वन, मतलब ज़्यादा समय के लिए लिया जाता है, डेली बेसिस पे लोन नहीं लिया जाता है ना, तो ये कैपिटल रिसीप्ट होती है। अब रेवेन्यू रिसीप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि डे टू डे बेसिस की होती है। अब जैसे हमने गुड्स बेचा है, पैसा आया है ना, रिसीप्ट हुई है, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। कमीशन रिसीव होता है, फ़ी रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव होगा ना, तो वो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगे। अब है एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा कर लिया। अब जब हम रिसीप्ट्स की बात कर रहे थे तो हमने उनको दो में लिया, कैपिटल और रेवेन्यू। ऐसे ही अगर हम खर्चा करेंगे ना, तो वो भी हम तीन कैटेगरी में डाल देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, आपने एसेट ख़रीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम डेली बेसिस पे फर्नीचर नहीं खरीद रहे हैं, हमने एसेट खरीदी है,
टाइपराइटर ख़रीदा है, कंप्यूटर ख़रीदा है, वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यही हम सैलरीज़ पे कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, हम माल ख़रीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही हमने कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और कौन सी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स ये दोनों बैलेंस शीट में आएंगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट ये हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है मैम, ये बैलेंस शीट क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने क्या समझना है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट्स है तो फिर ये रेगुलर नहीं है, डे टू डे वाला नहीं है, और अगर डे टू डे मतलब जैसे कि डेली हर मंथली हम लोगों को सैलरी पे करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे हमें स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, तो स्टॉक में हमें स्टॉक मेंटेन रखने के लिए सेल्स भी करेंगे, हम परचेजेस भी करेंगे, माल भी बेचना ज़रूरी है, अब माल ख़रीदना भी ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें, जैसे हमें रेगुलर बेसिस पे कमीशन मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू में आ जाती हैं। अब इस तरह से अगर हम खर्चा करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर हम इनकम हमें आ रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी कुछ इस तरह की होती हैं जो हम एकदम से इकट्ठा पेमेंट ना करके ना इसको कुछ करते हैं, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। ज़्यादातर ये हमारी, अभी हमने पढ़ा था ना फिक्टिशियस एसेट, कुछ उसमें चला जाता है ये, इसको भी हम आराम से देखेंगे। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ये होता है कि इसका जो हमने एक्सपेंडिचर किया और इसका जो बेनिफिट हो रहा है ना, काफ़ी सालों तक होता है। ठीक है, जैसे अब एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, इसकी पेमेंट तो हम लोग मतलब इकट्ठा ना करके, एकदम से ना करके, मतलब कुछ सालों में हम बांट लेते हैं, और इसका जो बेनिफिट भी होने वाला होता है ना, ये काफ़ी सालों तक होता है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपेंस पे। एक्सपेंस एक कॉस्ट है, एक खर्चा है जो गुड्स को खरीदने बेचने में मतलब खरीदने बेचने में लगता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स बेचते हैं तो बेचने के लिए पहले हमारी अपनी कॉस्ट भी तो लगेगी। ठीक है, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अमाउंट पेड फॉर रेंट है, कमीशन है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट, छोटे मोटे सभी खर्चे एक्सपेंस होते हैं। इनकम ये रेवेन्यू से थोड़ा अलग है, क्योंकि लिसन, रेवेन्यू मीन्स कि जैसे अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं, वो चीज़ मैंने 500 रुपये में बेची है, दैट इज़ अ रेवेन्यू। उस कमोडिटी को, उस चीज़ को बेचने में जो पैसा रिसीव हुआ, सेल प्राइस हुआ, वो तो रेवेन्यू है, उसके अंदर मेरी कॉस्ट इंक्लूड है ना। तो कॉस्ट प्लस मतलब इनकम अगर हमने निकालना है तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल एक्सपेंसेस का जो एक्सेस होगा ना, वो प्रॉफिट होगा। गेन, ये एक पर्टिकुलर गेन होता है, कोई एक इवेंट होने पर गेन हो जाता है, जैसे कोई एसेट बेचने से गेन हो जाता है। ठीक है, माल बेचते हैं उसमें गेन हो जाता है। वैसे गेन जो वर्ड हम बेसिकली यूज़ करेंगे वो फिक्स एसेट को बेचने वाला वर्ड यूज़ करते हैं। किसी फिक्स एसेट में कोई एप्रिसिएशन हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गेन। लॉस यानी कि लॉस, नुकसान। अब लॉस जो है वो बिज़नेस का एक पीरियड में, जैसे टोटल एक्सपेंसेस अगर इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं ना, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी लॉस है। और जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज़ आर 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आर 2,40,000, तो लॉसेज हो गए 40,000। और सेकंड अगर हम इसको लेते हैं, कुछ भी लॉस हो जाना, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉस ड्यू टू फायर होने से लॉस, ये भी सब कुछ लॉस एक ही उसमें आ जाता है। किसी भी तरह का लॉस है वो इसी वर्ड में आएगा। परचेजेस, जब कभी भी माल ख़रीदा जाएगा ना, कच्चा माल ख़रीदा जाएगा या जैसे भी माल ख़रीदा जाएगा, वो परचेजेस में आता है। गुड्स, जो परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। अब जैसे हमने अगर फर्नीचर ख़रीदा है तो फ़ाइन, फर्नीचर ख़रीदा है, लेकिन अगर हमने गुड्स ख़रीदा है तो दैट इज़ परचेजेस। और यही गुड्स अगर हमने वापस कर दिया है सप्लायर को तो दैट इज़ परचेजेस रिटर्न। इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने ख़रीदा था, अब ये बाहर वापस जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड्स। सेल्स तो ज़रूरी है, हमने बिज़नेस करना है, तो फिर सेल्स जो हमने गुड्स बेचा है
हमारे पास जो भी हमारे पास हम सर्विसेज या हम गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर्स को एक प्राइस के लिए, दैट इज़ सेल्स। तो सेल्स हमारी इनकम होती है, ठीक है। और ऐसे ही जो गुड्स हम सेल करते हैं, और अगर यही गुड्स अगर हमारे पास वापस आ जाती हैं तो वो सेल्स रिटर्न है, जिसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं।